नमस्कार साथियों, आज से हम हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं। ये सभी जिसमें भी हिंदी व्याकरण आती है सभी के लिए लाभकारी है। तो हम आज से हिंदी व्याकरण स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम जानेंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। ये हिंदी भाषा क्या है, इसका सामान्य परिचय जानेंगे। तो पहले इसको ही जान लेते हैं कि भाषा, ये भाषा जो शब्द है ये कहाँ से आया। ये भाषा शब्द साथियों भास धातु से आया। और ये धातु कहाँ होती है, ये धातु कहाँ है, ये मूल भाषा। ये धातु कहाँ होती है, मूल भाषा में। मूल भाषा कौन सी है हमारी, संस्कृत। इसको सब भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। संस्कृत को सब भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो भाषा शब्द भास धातु से, भास धातु कहाँ से आई, मूल भाषा में से। मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत। अच्छा, ये भास का अर्थ क्या है, भास का अर्थ है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना। तो भाषा क्या है, एक विचारों को प्रकट करने वाला माध्यम है। तो इसी से हम भाषा की परिभाषा भी निकाल लेंगे। तो भाषा क्या है, तो यहाँ लिखिए परिभाषा भाषा की। भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा दो व्यक्ति आपस में अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा क्या है, भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा दो व्यक्ति आपस में अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो भाषा यही तो है। कैसे करते हैं, दो व्यक्ति हैं, मेरे अंदर कोई भाव या विचार आया तो उसे मुझे दूसरे तक पहुंचाना है। तो उसके लिए कोई माध्यम तो होगा, वो माध्यम भाषा है। कि जो हमारे अंदर भाव, हमारे अंदर जो उद्गार आ रहे हैं, भाव व विचार आ रहे हैं, उनको हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो वो माध्यम भाषा ही होगा। वो भाषा इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, कोई भी भाषा हो सकती है। तो भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा दो व्यक्ति आपस में अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो ये भाषा बनी कैसे, अब इस बात पर हम चर्चा करेंगे कि भाषा बनी कैसे। हमारे अंदर से पहली बार कोई ध्वनि निकली, जैसे मैंने बोला आ एक ध्वनि है, या बोला का भी एक ध्वनि है। इसको हमने एक लिखित रूप दे दिया तो वो क्या हो गया, उसका प्रतीक हो गया, प्रतीक चिन्ह। तो भाषा मिलके बनेगी। पहले तो ध्वनि क्या है, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाई इससे छोटी इकाई तो कुछ है नहीं। ध्वनि, कोई भी आवाज़ आई वो ध्वनि तो है, उससे छोटी तो है नहीं कोई। अच्छा, इस ध्वनि को हमने कोई लिखित रूप दे दिया। जैसे हमारे अंदर से ध्वनि निकली आ या खा, कुछ भी निकला, इसको हमने एक लिखित रूप दे दिया, इसका एक प्रतीक बना दिया कि ये तो इस ध्वनि का ये प्रतीक है। तो ध्वनि
लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ये बात एक ही है मित्रों, ये बात एक ही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कह सकते हैं। ये कैसे? जैसे हमने बोला का। अब इससे छोटा भाषा में कोई कुछ प्रयोग हो सकता है क्या? इससे छोटा कोई सिंबल है क्या, प्रतीक चिन्ह है क्या? नहीं है। तो ये क्या हुआ? वर्ण हो गया या ध्वनि हो गई। हमने बोला का, मौखिक रूप से ध्वनि, लिखित रूप दे दिया तो वर्ण हो गया। तो इससे छोटा कुछ नहीं है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। अब वर्णों से मिलके ही दोस्तों शब्द बनता है। वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। जैसे मैंने दो वर्ण लिए, एक जा लिया, एक ला लिया। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो बराबर हो गया जल। तो हमारे अंदर इस दो वर्णों को जोड़ने पर जो शब्द निकला, उस शब्द को देखते ही हमारे अंदर एक बिंब बना, चित्र बना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमें याद आएगा, हाँ जल की बात कर रहे हैं, तो पानी। हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। लेकिन इन्हीं शब्दों, इन्हीं वर्णों को हमने ऐसे कर दिया और ये बना दिया हमने। अब इसको देखकर आपके मन में कोई चित्र बना, कोई इमेज बनी? नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? कि इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है ना। और इसका अर्थ है जल। जल बोलते ही हमारे दिमाग में आ गया कि हम पानी की बात कर रहे हैं, एक पेय पदार्थ की बात कर रहे हैं। लेकिन वर्ण तो यहाँ भी दो मिल रहे हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ है, इसका अर्थ नहीं है। तो ये शब्द नहीं होगा, ये शब्द हो जाएगा, ये शब्द नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे न करके ऐसे लिखेंगे, वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द वही है जिसका कोई अर्थ हो। अच्छा, शब्दों के माध्यम से हम वाक्य का निर्माण करते हैं। शब्दों या पदों के द्वारा ही वाक्य का निर्माण होता है। शब्दों या पदों के द्वारा ही वाक्य का निर्माण होता है। शब्द आप समझ गए, जिसका कोई अर्थ हो वो शब्द है। लेकिन पद क्या है? जब हम कारक पढ़ते हैं, कारक में विभक्ति चिन्ह आता है। विभक्ति चिन्ह के साथ जब शब्द को जोड़ते हैं हम, शब्दों के साथ जब विभक्ति चिन्ह आता है तो वह पद बन जाता है। वो मैं आगे बताऊंगा जब कारक पढ़ाऊंगा। आपको अभी यही ध्यान रखना है, शब्दों या पदों के द्वारा ही वाक्य का निर्माण होता है। तो वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। भाई भाषा किससे मिलके बनती है? शब्द होंगे, वाक्य होंगे, वर्ण होंगे, उनसे ही तो भाषा मिलके बनेगी। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इससे छोटा कुछ होता नहीं। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है। वाक्य से बड़ा भाषा में कुछ नहीं है। बहुत सारे वाक्यों को मिलाकर ही तो हम भाषा का निर्माण करते हैं, या कोई अनुच्छेद लिखें या कुछ भी लिखें, तो भाषा का निर्माण वाक्यों, शब्दों और वर्णों के मेल से ही भाषा का निर्माण होता है।
एक चीज नीचे नोट कर लो, इसमें आप नोट करके नोट वर्ण कौमा शब्द कौमा पद और वाक्य ही भाषा का निर्माण करते हैं। तो ये भाषा का एक छोटा सा परिचय हो गया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो ध्वनि आ जाए तो ध्वनि करनी है आपको, वर्ण आ जाए तो वर्ण करना है। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो वाक्य होती है। तो ये आप नोट कर लो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होती है। अब आएंगे हम व्याकरण पर। व्याकरण क्या है, अब हम व्याकरण देखेंगे। अब जैसे हिंदी भाषा का हमने सामान्य परिचय लिया, उसी प्रकार से हम व्याकरण का भी सामान्य परिचय देखेंगे। तो अब हम व्याकरण पर आते हैं, या आपने लिख ही लिया होगा उम्मीद है मुझे। अब आप लिखिए व्याकरण। व्याकरण नहीं, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, व्याकरण। पहले तो शब्द को ही देखते हैं। व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना है, वे प्लस आ प्लस करण। आप सोच रहे होंगे ये या कहाँ गया। जब ये संधि होती है ना, तो ये ई का या हो जाता है, वो संधि में पढ़ेंगे हम। आपको अभी 3 वर्णों का ध्यान रखना है कि 3 इनसे मिलके बना है शब्दों से व्याकरण। वे का अर्थ होता है विशिष्ट, विशिष्ट या विशेष, विशिष्ट या विशेष, ठीक है ना, विशेष रूप से। और आ का मतलब होता है पूरी तरह, पूरी तरह। करण का मतलब होता है व्याख्या करना, व्याख्या करना या करने वाला। तो विशिष्ट, पूरी तरह, व्याख्या करने वाला। तो व्याकरण की परिभाषा हम इसी शब्द से निकालेंगे। क्या? व्याकरण वह है, व्याकरण वह है जो विशिष्ट या विशेष रूप से पूरी तरह से किसी भाषा की व्याख्या करके नियमों में बांधकर उसे परिष्कृत करती है। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह है जो विशिष्ट या विशेष रूप से पूरी तरह से किसी भाषा की व्याख्या करके नियमों में बांधकर उसे परिष्कृत करती है। परिष्कृत का मतलब है उसे मांझती है, उसमें जो कमियां होती हैं उसको निकालती है और अच्छी चीजें लेती है, परिष्कृत करती है। तो आप इसे लिख लेना, व्याकरण वह है जो विशिष्ट रूप से पूरी तरह से किसी भाषा की व्याख्या करके नियमों में बांधकर उसे परिष्कृत करती है। अब व्याकरण का सबसे पहला बिंदु वर्णमाला है। आप इस वर्णमाला को बड़ी ध्यान से देखना है आपको कि वर्णमाला क्या है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है किसी न किसी परीक्षा में।
वर्णमाला से क्वेश्चन तो किसी न कभी न किसी हर परीक्षा में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो हेडिंग डालेंगे हम वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला क्या है? वर्णमाला वह है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित क्रम कैसे? जैसे आ से हमने स्टार्ट किया, आ बड़ा से लेके का खा गा नीचे तक गए हम ज्ञा तक। तो ये क्या है? व्यवस्थित क्रम है, एक व्यवस्था के रूप में इसको लिखा गया है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। तो आप नीचे नोट करिए, मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। मानक हिंदी वर्णों की संख्या 52 है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो वर्णों की संख्या आपको 52 ही बतानी है। उसमें 54 भी आ सकता है, 56 भी आ सकता है, लेकिन मानक वर्ण हिंदी में 52 ही माने गए। अब उन एक एक वर्ण को लिखवाता हूँ और उसकी कैटेगरी भी है। जैसे जैसे मैं लिखाता हूँ ऐसे ऐसे लिखते चलना। पहले हम लिखेंगे स्वर। हिंदी में स्वर कितने हैं? 11। मैं पहले ही मेंशन कर रहा हूँ। आ बड़ा, ई बड़ी, उ बड़ा उ, री ए आई ओ औ ए ओ आई और औ। ये किस लिए बोल रहा हूँ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्वर कितने हो गए? 11। आ बड़ा, ई बड़ी, उ बड़ा उ, री ए आई ओ औ। अब उसके बाद आते हैं वर्गीय व्यंजन। इनको लिखेंगे हम वर्गीय व्यंजन। का, खा, गा, घा, या। चा, छा, जा, झा, या। टा, ठा, डा, ढा, या। ता, था, ता, धा, ना। पा, फा, फा, भा, मा। तो ये वर्गीय व्यंजन है, क्योंकि इनमें पांचों में वर्ग है। ये 5 का वर्ग है, ये 5 का है, ये 5 का है, ये 5 का है, ये 5 का है। ये क्या है? इनको वर्गीय व्यंजन कैसे हैं? का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक ये वर्गीय व्यंजन है। ये क्रम में है। का, खा, गा, घा, या, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, या, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। अब आते हैं आगे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अब आते हैं ऊष्म व्यंजन।
तो ये हो गए अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। ऊष्म व्यंजन सा 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 हा। अब आएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ अस्र। कितने हो गए मित्रों? ये 11 और ये वर्गीय व्यंजन कितने हो गए? 25। 11 25 36 और 4 40 और 4 44 और 4 48। तो ये वर्गीय व्यंजन है। अब इसमें एक सवाल और आता है, यहाँ पूछ लेता है स्वरों की संख्या कितनी है? 11। वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। तो इसमें से आपको एक पूछ लेगा कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की संख्या, ये संयुक्त व्यंजन छोड़ के, ये तो स्वर अलग हो गए। ये जो इतने हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हैं, ये हमारे आएंगे व्यंजनों में। 25 और 4 29 और 4 33। तो व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी भाषा में? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 33 है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है जो वर्ग में है? 5-5 का जो वर्ग है 25 है। पूछ लेगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। तो ये हो गए 11 और 25। कितने हो गए? 11 25 11 और 25 36। 36 और 4 40 44 और 4 48। अब 4 और वो रह गए। एक तो साथियों इनको बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह ये कौन सा है? अंग। इसको अनुस्वार भी कहते हैं। अनुस्वार ये अंग है, ये जो बिंदु लगता है। और एक होता है अह, इसको विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह ये दोनों तो स्वर के साथ जुड़ते हैं, न व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं। इनका अपना स्वतंत्र रूप है। तो अंग और आह दो ये हो गए। और एक होते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन ये इनका ही रूप है, लेकिन इनमें इनके नीचे बिंदी लगा के जो हिंदी भाषा है उसमें नए रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये द्विगुण व्यंजन है ड़ा और ड़ा। तो ये हो गए 52। कितने हो गए? 52। 11 स्वर, 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 अयोगवाह और 2 द्विगुण व्यंजन। तो ये 52 हो गए। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या 52। अगर पूछ ले हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो 11। आपसे पूछ ले हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। तो साथियों 11 25 और 4 और 4 तो 5 और 1 6 और 4 10 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22
3 और हासिल के 2 5, तो ये संख्या हो गई 52। इनको हम अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है वर्णमाला। अब हम इसमें से ये पढ़ेंगे कि ये संयुक्त स्वर किन किन से मिलके बनते हैं, क्योंकि ये संधि में काम आएगा। ये अंतस्थ व्यंजन, इनमें से 2 अर्ध स्वर हैं, वो पहचान करेंगे हम इनमें से कौन कौन से अर्ध स्वर हैं। क्वेश्चन आता है कि अर्ध स्वर कौन सा है, स्वर तो ये हो गई लेकिन अर्ध स्वर कौन सा है, तो इन चारों को दे देगा और आपसे पूछेगा अर्ध स्वर कौन सा है, तो हम आगे बात करेंगे। अब इसमें ये ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन तो यही रहेंगे, और एक है संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन छा किससे मिलके बनता है, किन किन वर्णों से, त्रा किससे मिलके बनता है, ज्ञा किससे मिलके बनता है, स्र किससे मिलके बनता है, तो इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। सारा इसका पोस्टमार्टम करेंगे इन वर्णों का, जहाँ से क्वेश्चन आता है परीक्षा में। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।